बढ़िया इत्मीनान से सब तैयार कर लीजिए जीएस। अभी बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ लिए, धीरे धीरे अभी जहाँ अनाउंसमेंट हो गई ना वैकेंसी की, तो बड़ी दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी फिर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, है ना। जो भी मिले उसको इत्मीनान से पढ़िएगा और रटने का प्रयास मत करिएगा। हम फिर बता रहे हैं आपको, एक अनुभव बता रहे हैं पर्सनली, कभी भी कोई भी विषय पढ़िए पहले उससे अटैच होइए, उसकी उपयोगिता क्या है उसको समझिए, दौड़ के आएगा वो विषय। और अगर उससे आप कनेक्ट नहीं होंगे और बस खाली सोचेंगे कि एक हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए पढ़ेंगे, तो कभी भी आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ज़्यादा दिन तक अप्लाई नहीं कर सकते, समझ गए। तो हमेशा कोशिश किया करिए कि जो है समझ के पढ़ने का प्रयास करिए, वो लर्निंग स्थायी होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमको पढ़ना था आज क्या, WBC पढ़ना था। WBC जानते हो क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म बताओ। कौन सी सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक। कभी कभी इसका नाम सुने होगे ल्यूकोसाइट, ठीक। अच्छा, जरा इसको पढ़ने से पहले कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, तो जरा पुराने लोगों को देख लें कि जो पढ़ाते हैं इतनी देर तक उसका कोई मतलब निकलता है पढ़ाने का कि नहीं, ठीक। और जो नए लोग हैं उनके पास एक मौका है इस टॉपिक को एक बार रिव्यू लेने का, ठीक है। स्टार्ट से हम पढ़ रहे हैं क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा लॉजी? ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीसीज, जो भी कोई भी जीव जंतु या कोई भी पादप या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी विषाणु अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करता है, सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करता है, वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्रजाति के बारे में संपूर्ण अध्ययन, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, हम हैं ह्यूमन, तो हम पढ़ेंगे कौन सा लॉजी? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जो ह्यूमन के सर्वाइव के लिए ज़रूरी होता है। हमारे सर्वाइव के लिए बहुत सारी चीज़ें भगवान ने बनाई, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। नीचे 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 वाले में चले जाओ, नीचे वाले में, ठीक है। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, ठीक। हमको एनर्जी मिल सके, हम इंसान है ना, हम भी एक मशीन है, तो हम भी काम करते हैं, हमें भी ऊर्जा चाहिए। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम बनाया? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, ठीक। हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हम खाते हैं पचती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको शरीर में एक से जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी तो पड़ता है, उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया। जैसे स्विगी और जोमेटो आपका नहीं है, वैसे भगवान ने भी एक स्विगी और जोमेटो नाम का क्या बनाया? क्या बनाया? RBC बनाया। इसको जोमेटो समझ लो, ये ऑर्डर सप्लाई करता है, ठीक है। जहाँ जिस सेल से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाता है, जिस सेल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वहाँ न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है, समय पे पहुँचाता है। समझ गए बात को, ठीक। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जो समय समय पर सब जगह पहुँचा सके, सामान पोषक तत्व पहुँचा सके। उसको क्या बोला गया? अरे भैया, आप लोग दवाई भी खाते हो, इंजेक्शन भी लगवाते हो, कहाँ लगवाते हो? ब्लड में ही तो लगवाते हो, बताओ बताओ भाई। अरे ऑपरेशन कराने जा रहे हो, दर्द बहुत हो रहा है, तो निश्चेतक वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, तो कहाँ लगाया जाता है? जहाँ दर्द हो रहा है वहीं घुसड़ दिया जाता है, कि वहाँ भी ढूंढा जाता है वेसल्स, धमनी और शिरा, दो पाइपलाइन भगवान ने डाल रखी है शरीर के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं? आर्टरी और वेन्स बोलते हैं। इतना तो हमने बताया ही था आपको, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया उन्होंने, क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र बनाया, ठीक। उसके बाद हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारे अंदर जाती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। हम घर में कुछ भी सामान लाते हैं, खाने के बाद उसमें कुछ वेस्टेज बचता है कि नहीं बचता है? बताओ भाई। रैपर वेस्टेज बचता है, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, कुछ चीज़ें उसको क्या करते हैं? उठा के फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं? वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी जब इतना सब कुछ हो रहा है, जब जोमेटो से ऑर्डर जा चुका है, तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज बचेगा ही बचेगा, उस वेस्टेज को भी तो बाहर निकालना है। उसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया। कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी क्या है आपका? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है कि नहीं करती? अच्छी चीज़ों को अलग करती है, खराब चीज़ों को अलग करती है और बाद में आपको बाहर करवा देती है, ठीक। उसके बाद ये सारे सिस्टम हो गए, और इन सिस्टम को भी कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम चाहिए ना, क्योंकि ये दुनिया रही है कि जब किसी को स्वतंत्रता मिली है तो वो नेता बन गया। कल को मान लो क्या होगा कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने कह दिया, भगवान ने सोचा रात में कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ने कह दिया कि हम भैया काम नहीं करेंगे, आज संडे, आज हमारा मन नहीं है, तो क्या होगा? या हृदय ने कह दिया हम तो जिंदगी भर से धड़क रहे हैं, जिस दिन से आए, अब हमारा 3 महीने की हमको छुट्टी चाहिए, हम भी जा रहे हैं गोवा घूमने, तो क्या होगा आदमी का? तो भगवान ने सोचा अगर ये आपस में कुछ गड़बड़ाए तो मामला गड़बड़ हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम भी नहीं काम करेंगे, हमारा मन नहीं है, आपस में पॉलिटिक्स हो गई तो क्या होगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने एक सिस्टम और बनाया, उसको बोला नर्वस सिस्टम।
और नर्वस सिस्टम को क्या बताया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया कि तुम सभी सिस्टम्स को अपने अंडर में रखोगे, बिना तुम्हारी अनुमति के कोई भी काम नहीं करेगा। समझ गए? जैसे अपने यहाँ जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये किसके अंदर में है, सीडीएस के अंदर में है। कौन सा पद है, सीडीएस। बिपिन रावत जी थे ना, अब स्वर्गीय मतलब वो अब नहीं रहे, एक्सीडेंट हो गया एक उनका, और उसके ऊपर होते हैं राष्ट्रपति, ठीक, और बीच में प्रधानमंत्री भी बहुत गजब का रोल प्ले करते हैं। वायुसेना इसीलिए, नहीं तो पता चला अपने यहाँ तख्ता पलट हो जाए, कल को वायुसेना कहे हम बने, हम शासन करेंगे अपने देश में, इसीलिए बहुत लंबा सिस्टम है, बहुत दूर तक जाना, इसीलिए यहाँ पर संभव नहीं है कि यहाँ पर कोई भी मिलिट्री जो है शासन कर सके इतनी आसानी से। खैर छोड़िए, ये सबका जीएस का पार्ट है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या बता रहे थे? हाँ, समझ गए। तो शासन नहीं कर सकता, नर्वस सिस्टम आपका क्या करेगा, आदेश देगा, नर्वस सिस्टम ही बोलेगा, जो उसे करवाना होगा वो करवाएगा, उसको उसकी हेडक है, ठीक है। उसके बाद जब इतना हो गया तो भगवान ने सोचा इतना तो चलो ओके हो गया, अब हमको एक सिस्टम और बनाना पड़ेगा कि जो हम भेज रहे हैं धरती पर वो भी अपने जैसे सेम टू सेम क्लोन बनाए। तो उसके लिए भगवान ने एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। हम लोग ठीक अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, हमारे मम्मी पापा अपने मम्मी पापा के जैसे हैं, स्पीसीज बनती चली जा रही है। ये कौन सा सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और मोस्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भैया वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। सुनने में तो बहुत ये फिलॉसफी थी, क्लाइमेक्स था कि हम लोग इतनी चीज़ें हमको पढ़नी, और नाम सबने आपने सुने ही सुने होंगे। और एक सिस्टम और भी है जिसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, उसका अपना अलग एक काम है, और मस्कुलर सिस्टम वो हाथी में अटैच करके पढ़ाया जाता है, उससे हमको एक आकार मिलता है, ठीक। फिर हमने शुरू किया सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ब्लड, क्योंकि हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रक्त, ब्लड, ठीक। एक क्वेश्चन जरूर आता है और बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ब्लड एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी पे चलते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे थे तब से पढ़ाया जा रहा है कि रक्त क्या है, रक्त हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, मात्रा कितनी होती है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जवाब देना भैया, तभी देखो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम एनर्जेटिक से काम करेंगे। और अगर आपका, हमने कुछ ऐसा तो नहीं बताया जो बहुत विचित्र चीज़ थी कि आपको याद नहीं हो सकता, ठीक है। दुनिया में कहीं भी पढ़ लो जाके, भाई साहब यही क्वेश्चन आते हैं, किसी से पेपर बनवा लो यही प्रश्न आएंगे। और अगर अभी भी नहीं तैयार करें तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर आप लापरवाही कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लड की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, आज पहली और अंतिम बार पढ़ लो, इसके बाद कभी दोबारा बताना ना पड़े। कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर कितना होता है, ब्लड होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। क्या होता है, क्या होता है, पेन पता नहीं कहाँ गिर गया, चलो काले से ही पढ़ो, कोई बात नहीं। 5 से 5.5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। और ये ब्लड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है बताइए, ये लिक्विड होता है कि प्लाज्मा की फॉर्म में होता है कि जमा हुआ होता है? ये फालतू का क्वेश्चन है, इतना सीरियसली ना लीजिए, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता। चलिए, तो ये इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड को एक नाम दिया जाता है जो प्रश्न पत्र में बहुत पूछा जाता है। ब्लड का एक नाम सुने होंगे, बचपन में आपने सुना होगा, यह एक तरल संयोजी, कुछ लिखा मिले न मिले, रक्त के बगल में पहली लाइन यही लिखी रहती है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल संयोजी ऊतक की बात करें, ऊतक इतना तो बच्चे भी जानते हैं, सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू मतलब ऊतक, और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन सब एक साथ फंक्शन जब करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, और यही ऑर्गेनिज्म मानव की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए आगे वर्क करता है। समझ गए इतनी बात, ठीक। तो उसी में एक नाम आ गया संयोजी ऊतक। कहीं यार ब्लड संयोजी ऊतक कैसे हो सकता है, जबकि हमने ऊतक आपको कितने प्रकार के बताए थे, 4 प्रकार के। कौन से होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मस्कुलर ऊतक यानी पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक से हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग बनाए गए हैं। लिवर भी इन्हीं से, किडनी भी इन्हीं से, फेफड़े भी इन्हीं से, हार्ट भी इन्हीं से। हार्ट देखो पूरा मसल से बनाया गया, मस्कुलर, सारी मसल से लेके हार्ट का निर्माण कर दिया गया। जहाँ जहाँ ये चारों चीजें मटेरियल उनके पास है, उन्हें कहीं किसी को शक्कर ज्यादा पसंद है तो शक्कर झोंक दी, किसी को चाय पत्ती ज्यादा पसंद है तो चाय पत्ती डाल दी। अरे पानी, चाय पत्ती, दूध और शक्कर, इन 4 चीजों से चाय बनती है कि नहीं बनती है,
जिसकी जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर उस सब्सटेंस को ज़्यादा मिला दिया गया। तो हमने 4 प्रकार की कोशिका बताई थी, वो हम डिटेल में सेल पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन हमें जनरल नॉलेज के लिए अगर मालूम नाम ले रहे हैं कोशिका का तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि जो हमारी उपकला कोशिकाएं एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो मानव शरीर के बाहर पाई जाती हैं, ठीक, और या फिर जहाँ पर भी अंग होगा उसकी बाहरी सरफेस, जैसे हार्ट है हमारा तो हार्ट के बाहर पाई जाएगी, समझ गए बात को, ठीक। और अगर कोई खोखला अंग है, कौन सा अंग है, खोखला अंग है, तो उसके बाहर भी पाई जाएगी और अंदर वाली जो सरफेस होगी वो भी तो बाहरी सरफेस होगी, उसमें भी लगी होगी। अब भी नहीं समझ पाए तो एपिथेलियल सेल जो होती है वो बाहर कवर का काम करती है, जैसे टॉफी के बाहर छिलका होता है, तो भगवान ने इसको इस लेयर को केवल इसीलिए बनाया था कि हम बाहर का ऑर्गन सेट कर सकें, ठीक। दूसरी चीज, या ऐसे समझ लो एपिथेलियल सेल्स को, ये बाहर जो प्लास्टर है ये एपिथेलियल सेल्स हैं, समझ गए बात को। और अंदर जो रखी हैं वो क्या है, वो भी आपकी एक विशेष प्रकार की सेल्स हैं। और इन जो ईंटें होते हैं इनको जोड़ने का सेल्स को काम क्या करता है, कौन करता है, जो मसाला होता है यानी सीमेंट होता है, सीमेंट को मान लो संयोजी ऊतक कनेक्शन कराने का काम करता है। भाई हमने बताया था ना कि हर्ट बनाया और अभी मान लो ये कमरा बनाया, ये हर्ट है मान लो, तो इसमें ईंटें रखते चले जाओ और जोड़ो ना तो ईंटा गिर जाएंगे कि नहीं गिराएंगे फड़फड़ा के। तो भगवान ने कहा कि अगर गिर जाएगा ऐसे तो इसमें कुछ लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक कोशिका बनाई जिसका नाम होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और वही कनेक्टिव टिश्यू बीच बीच में भर दिया सब सेल्स के। अब सेल्स कुछ नहीं कर सकती, गिर नहीं सकती, समझ गए। इतनी स्टोरी तो हमने सुनाई थी आपको। उसके बाद ब्लड को भी तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, वो तो चलो समझ में आया। ये कौन सा चिपकाने का काम करता है, ये तो ट्रेवल का काम करता है। क्यों नहीं करता भाई, बिल्कुल करता है। आपके फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है, कोशिका तक पहुंचाता है, कोशिका से ऑक्सीजन CO2 लेता है, वापस फिर फेफड़े तक पहुंचाता है। छोटी हाथ कहती है कि इसने बहुत कुछ खा लिया है, ग्लूकोज तैयार है, भाई साहब आ जाओ ग्लूकोज लेके चले जाओ कोशिका तक, ताकि कोशिका जो ऑक्सीजन पाई है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बना सके, है ना, इंतजार कराती है। तब तक कहती है ब्लड उधर भी जाता है बेचारा, वहां से ग्लूकोज उठाता है, फिर कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक, समझ गए। सुबह से कुछ नहीं खाया, सर में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से चाय नहीं पिया, सर में दर्द हो गया, चाय पीने की सुबह आदत है, नीचे पेट, चाय तुरंत पिया, पेट में गया, पेट में तुरंत रिक्वायरमेंट, ऊपर ब्रेन सेल मांग रही, नर्व सेल मांग रही कि चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय में कोई केमिकल होता है वो हमको चाहिए, तुरंत ब्लड को ऑर्डर जाएगा, ब्रेन के द्वारा ब्लड जाएगा सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्या करेगा, चाय को ऑब्जर्व करेगा, चाय के पोषक तत्व को ऑब्जर्व करेगा और ले जाके कहाँ पहुँचाएगा, सीधे ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँचाएगा, ब्रेन को पहुँचाएगा। अब थोड़ा सर दर्द ठीक हुआ है, समझ गए। तो पूरे शरीर में घुमाने का काम किसका है, ब्लड ही का तो है। तो क्या एक प्रकार का कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, कनेक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही। भाई फोन मिलाते हो किसी को, एक यहाँ एक बम्बई में, तो कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, समझ रहे बात को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड तरल भाव में होता है, संयोजी ऊतक कहते हैं। अब तो नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे ना। चलिए ठीक, हम इतना धीरे धीरे इतना बार बार जोर दे के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बेस है, बेस अगर घुस गया ना आपके दिमाग में तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए 5 लीटर ये होता है और संयोजी ऊतक भी इसको बोला जाता है, ठीक। और कुछ बताओ ब्लड के बारे में, पुराने लोग जो पढ़े हो। चलो नहीं पता है तो सुनो। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ब्लड की वो क्या होती है, ब्लड को हम लोग टोटल पढ़ते हैं 2 फॉर्म में। कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म में। एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारी ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हमने बताया था कितने % होता है, 55% होता है। ब्लड सेल्स कितनी होती हैं, 45% होती है, ठीक है। 7 लीटर का हिसाब है ये, ठीक है। प्लाज्मा में मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पाई जाती हैं, बता चुके हैं पिछली कहानी में, जल्दी बताओ। प्लाज्मा में मैंने बताया था आपको जो 55% होता है, इसका 92% क्या पाया जाता है, H2O होता है, ठीक है। और इसमें 100% पूरा करना है ना, 55% का 90% बताया मैंने, ठीक है ना, पूरे का नहीं बताया। अब इसको 100% तक पहुंचाना है तो इसमें से कम मान के चलिए कि 7 से 8% जो होती है वो प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। कौन सी टीन होती है, प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन्स बहुत पूछी जाती है, समझ गए। ब्लड में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा में प्रोटीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी, फिर सेकेंड मात्रा में प्रोटीन, इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें क्या हैं, प्रोटीन की ही बनी होती हैं, समझ गए। चलिए उसके बाद और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, हाँ, और इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें से सोडियम, ठीक है, क्लोराइड और मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है और बाइकार्बोनेट HCO3
माइनस, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। ये मेनली चीज़ें हैं, मोस्टली यही पूछी जाएंगी अगर पेपर पूछे जाएंगे, ठीक। दूसरी, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। रक्त के थक्का जमने में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग रक्त का जमना, ठीक है, हजारों बार पेपर में पूछा गया है और पूछा जा रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सीधे प्रश्न पूछेगा कि ब्लड के थक्का जमाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। दूसरा प्रश्न, रक्त के थक्का बनने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का थक्का, रक्त से अगर हम रक्त के जमाने वाले यानी क्लॉटिंग कराने वाले इन तत्वों को हटा दें, यानी प्रोटीन को हटा दें, उस तत्व को हटा दें, तो उसको क्या कहते हैं। यही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन तभी समझ पाओगे, नहीं तो रट के जाओगे 5 लीटर होता है तो जब ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये भी अब ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। WBC RBC भी अब नहीं आती, समझ गए। तो इतना याद रखिएगा, अभी आपको धीरे धीरे सब बताते हैं। तो लिख लीजिएगा कौन से होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। कौन से फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर यानी जमाने वाले फैक्टर्स, ये भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। लिखना चाहो जमाने वाले फैक्टर्स के नाम तो लिख लो। एक को तो हम पहले बता ही चुके हैं, बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, फाइब्रोनोजिन, हम पहले नाम ले चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन्स कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, फाइब्रोनोजेन और एल्ब्यूमिन, मालूम होगा एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ग्लोब्यू, रट लेना भैया, इनको छोड़ना मत यार, ठीक है। 1909, 1919 और 1935, समझ गए, नहीं समझे। ये शासन अधिनियम है, 3 के तीनों, इनको याद रखना, ये ब्लड में पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये फाइब्रोनोजिन का क्या काम है, मैंने बताया था इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, तो हमेशा याद रखना फाइब्रोनोजिन ही, जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये फाइब्रोनोजिन ही फाइब्रिन का निर्माण करता है। और फाइब्रिन क्या होती है, जाली होती है। मतलब समझो जैसे चोट लग गई, मान लो यहाँ पे पाइप फट गए, अब यहाँ से खून निकलने लगा बाहर, जैसे खून बाहर निकलेगा, जैसे निकलेगा तो फाइब्रोनोजिन एक्टिवेट हो जाएगा। फाइब्रोनोजिन बोलेगा कि ब्लड बाहर निकल रहा है, ब्लड को जमाना है। क्या करना है, जमाना है। तुरंत यहाँ से रिक्वायरमेंट जाएगी एलिमेंट, ये तो प्रोटीन है, प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाएगी। जैसे प्रोटीन एक्टिवेट होगी वैसे क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में एक्टिवेट होगा, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। लिख लो बड़ा बड़ा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन डब्बे में बंद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ये 1000 बार पूछा गया रक्त के थक्का जमने में जो तत्व सहायक होता है उस तत्व का बच्चों का नाम होता है, तो बता दीजिएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। बिल्कुल घोल के पी जाओ इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। प्लेटलेट सब जानते हैं, रक्त के थक्का जमने में प्लेटलेट सहायक होता है। अब प्लेटलेट्स नहीं आता कि वहाँ दे देगा प्लाज्मा और RBC WBC और प्लेटलेट्स, रिक्शा वाले क्वेश्चन अब नहीं आने वाले। अब क्वेश्चन ये आने वाला है कि ब्लड के क्लॉटिंग में सबसे अफेक्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट से ही बनता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, समझ गए। और थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल के थ्रोम्बिन बनता है, जब हम रिक्वेशन बनाएंगे तब आपको बताएंगे। इधर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ फाइब्रोनोजिन बनाता है और जाल बना के आपकी RBC WBC प्लाज्मा सबको ब्लॉकेज कर देता है, छन्नी लगा देता है। फाइब्रोनोजिन ही मेन प्रोटीन है। ये क्या है, लिख लो आगे, प्रोटीन, मैंने लिखा है, ये देख लो। फाइब्रोनोजिन क्या है, प्रोटीन। जब कभी बोलेगा कि वो कौन सा एलिमेंट है तो बताओगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जब बोलेगा कौन सी प्रोटीन सहायक होती तब बताओगे फाइब्रोनोजिन। समझ गए बात को, क्लियर। और पूछेगा कौन सा तत्व सहायक होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम, समझ गए, क्लियर इतनी बात। चलिए और याद करो, बचपन में हमने तुमको बताया था, अभी बताएंगे, पहले इतना क्लियर कर लें फिर बचपन वाला भी बताएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एल्बुमिन मैंने बताया था कि अंडे में जो लसलसा पदार्थ होता है, पीला पीला हिस्सा छोड़ दो, जो लसलसा पदार्थ होता है उसी को एल्बुमिन बोलते हैं। ग्लोबुलिन भी बताई थी, एक प्रोटीन का तरीका है, वैरायटी है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हिस्से में रोल में प्ले नहीं करती, ठीक। ये हमने इतना आपको प्लाज्मा के बारे में डिटेल में समझा दिया था, क्लियर इतनी बात। दूसरा, प्लाज्मा किस कलर का लगता है, तो स्ट्रॉ कलर का लगता है, यानी सरपत देखे हो, सरपत गाँव में सब अमेरिका से आया होगा, सरपत नहीं देखे होगे ना सरपत, तो लिख लो सरपतिया कलर का होता है, सरपतिया कलर का, या स्ट्रॉ लिख लो। अंग्रेज जितने लोग अमेरिका से हैं स्ट्रॉ लिख लो, स्ट्रॉ कलर, ठीक है, लिख लो जल्दी से। सरपतिया कलर का होता है प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इतना इंटरेस्टिंग, खून ही तो हमारे लिए सब कुछ है, तो खून को पढ़ने में क्या दिक्कत है,
खून में तो और यही इतना ही पढ़ाया जाता है और कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है भी नहीं इसमें। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए इसको मिटा देते हैं। प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, 3 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्लाज्मा में पाई जाती हैं, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, फाइब्रोनोजन कहाँ पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या काम होता है, ठीक है, समझ गए कौन कौन से हमारे नाइट्रोजन। और हाँ, प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें ये भी कह सकते हो, प्लाज्मा में आप जो वेस्टेजेस होता है वो भी इसी में आके स्टोर हो जाता है, प्लाज्मा में ही आता है। भाई जब ब्लड वापस लेगा किडनी से छनी हुई चीज़ें ब्लड लेगा, तो जब ब्लड से जब छाना जाएगा तो उस समय ब्लड में जो ये सब चीज़ें होंगी तो ब्लड के प्लाज्मा में ही तो होंगी, आरबीसी में तो घुस नहीं जाएंगी, ना डब्ल्यूबीसी में घुस जाएंगी। तो उस समय जो गंदी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अवशोष सब चीज़ें ली, उसके बाद किडनी के पास लेगा, किडनी ने अलग अलग छांटा, तो छांटने बीनने से पहले की पोजीशन जरा चित्र बनाओ तो सब कुछ उसके अंदर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। एमिनो एसिड रहे होंगे, मान लो कोई तुमने जहरीला पदार्थ खाया उसके भी सब्सटेंस उसके अंदर रहे होंगे, तो सोचो वो सब कहाँ स्टोर्ड रहते हैं, प्लाज्मा में। तो एक नीचे से फुंतड़ू में लिख लेना, सारे वेस्टेजेस, हमारी बॉडी के जितने भी वेस्टेजेस होते हैं वो कहाँ में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि हमारे मानव रक्त में जितना भी वेस्टेजेस होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, दे देगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, तो फिर वहाँ पर हैंग हो जाओगे, तो आप वहाँ के लिए लिख लो स्पष्ट एक लाइन में स्मॉलेस्ट में लिख लो। यही 2-3 चीज़ें थोड़े विशालकाय हैं, इनको पढ़ना है। क्वेश्चन देखो जहाँ से आना है भैया, हम वही मोस्ट इंपॉर्टेंट आथिंग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहाँ से पूरे की पूरा नोट्स बना छपवा दिए, वो आता है एक ढेला भर नहीं बच्चे को, क्या मतलब हुआ, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, प्लाज्मा ऑल अबाउट फिनिश्ड, ठीक। चलिए अब आए होंगे ब्लड सेल्स पर। ब्लड सेल्स की बात करें तो कल मैंने सबसे पहले आरबीसी की बात की थी, लाल रुधिर कोशिकाएं इनका नाम होता है क्या, और कहीं कहीं ब्लड कार्पल्स लिखा होता है। तो बच्चों जरा कार्पल्स की कहानी सुन लो। किसकी कहानी, कार्पल्स लिखा हुआ, रेड ब्लड कार्पस लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा है लाल रुधिर कोशिकाएं लिखा रहता है, कहीं रेड ब्लड सेल्स लिखा रहता है। तो बच्चा कुछ नहीं होता, आपको मैंने बताया था कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक में कौन से दो लोग कोशिका ही तो मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो मैंने बताया था ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, इन्हीं को बोलते हैं ब्लड सेल्स, या इन्हीं की वजह से इसका नाम पड़ा है संयोजी ऊतक, क्योंकि जोड़ने का काम तो डब्ल्यूबीसी करती है ना, ऑक्सीजन को ले जाती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करा के। तो जब इतनी बात मैंने आपको बता दी थी तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आरबीसी को इंडिविजुअल मैंने बताया था कि आरबीसी का नाम क्या होता है। अच्छा बताओ आरबीसी का क्या नाम होता है, क्या बताया था मैंने, आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है, मैंने बताया था कि बायोलॉजी में जब भी एरिथ्रो का नाम है, ERYTH कहीं भी लिखा पा जाना, पूरी बायोलॉजी में कोई बीमारी हो, कोई दवाई हो, अगर एरिथ्रो मिल जाए तो समझ जाना लाल होगा, वहाँ पर रेडनेस होगी। समझ गए, साइंस की टर्मोलॉजी है, समझ में आ रहा है बात को। तो एरिथ्रो, जैसे फैगोसिस, फैगोसिस का मतलब होता है पूरा का पूरा निकल जाना, ठीक है। फाइसिस, फाइसिस मतलब कट जाना, नहीं समझे बात को, समझ रहे हो, अभी समझोगे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इसका एक और नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। तो सीधा पूछा जाता है आरबीसी को हम और क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जैसे हमको और क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और कुत्ते को क्या कहा जाता है, कोई नहीं बताएगा, बस यही आप लोग गुरु दक्षिणा दे रहे हो उनको। बताओ कुत्ते को क्या कहा जाता है, हमको होमो सेपियंस कहा जाता है, तो कुत्ते को क्या कहा जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, नहीं हमें बताने की जरूरत नहीं थी। कैनविस ल्यूपस फैमिलियरिस, इसका कौन सा नाम है, बॉटनिकल नेम है, कौन सा नेम है, हाँ जोलॉजिकल नेम है। कुत्ता बॉटनी से संबंधित है कि जूलॉजी से, एनिमल है। हाँ सब लोग, हम लता मंगेशकर बने, आप रानू मंडल बनो, यही हो रहा है, ठीक है। दोहराए रहो, जो भी बोलने सही है, ऐसा ना किया करो भैया, थोड़ा सा ध्यान लगाया करो। पेपर में भी यही गलती करते हो, वहाँ पे भी ध्यान नहीं देते हो। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का क्या नाम होता है, एरिथ्रोसाइट्स। और एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो आरबीसी के बारे में मैंने सबसे पहले बताया, ये क्या है भैया, एक कोशिका है। जरा स्टोरी, इसकी छोटी सी स्टोरी सुन लो, जिंदगी में आरबीसी आप नहीं भूलोगे। आरबीसी की छोटी सी स्टोरी है, ये भी एक सेल है, और जो सेल होती है तो सबको पता है सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जिन अभी नए हैं वो परेशान ना हो, मैंने सेल वेल कुछ नहीं पढ़ाया, अभी हमने पहला टॉपिक है उठाया है ब्लड। सेल वेल सब पढ़ाएंगे बाकायदा, क्या क्या होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक कान से भगवान ने 2 कान दिए ना, एक से सुनो दूसरे से
निकाल दो, ताकि जब हम सेल पढ़ाने चलेंगे तब आप कहोगे हाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना सुना लग रहा है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का क्वेश्चन तो बहुत सुने होंगे, एक वन लाइनर वाली किताबों में पढ़े होंगे, या लाइक करें सब्सक्राइब करें। कल हम देख रहे थे एक मैडम थी, वो कह रही थी मेरा चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमने कहा हम भी बोल दिया करें कभी कभी, ठीक है। तो उसमें लाइक करें सब्सक्राइब करें में बहुत पूछा जाता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, एक लाइन में लिखा रहता है राइबोसोम। तो भाई साहब न्यूक्लियस के बगल बगल में इमारतें बनी होती हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं कौन से, राइबोसोम। उसके बगल में जाओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया टहलती हुई मिल जाती है, ऊर्जा का पावर ग्रह किसको कहते हैं। बगल में टहलोगे तो रिक्तिका मिलेगी। अरे अपने घर में पानी स्टोर करते हो कि नहीं करते हो खाना बनाने के लिए, वैसे कोशिका को भी तो खाना बनाना है, तो वो भी अपनी टंकी लगा रखी है, उसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं, अंदर रखे रहती है वो। ठीक, और बताओ उसके पास भी ऐसी चीजें होती हैं, डस्टबिन होते हैं, या उसके पास भी शक्तिशाली लोग होते हैं, जैसे हम सब लोगों के पास भी शक्तिशाली लोग हैं वैसे उनके पास भी हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। अंदर लाइसोसोम भी घुमा करते हैं, जो मरी हुई सेल्स को या गंदी सेल्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं, नहीं खा जाते हैं, खा जाते हैं, उसको निगल जाते हैं पूरा का पूरा। इतनी सारी चीजें सोचो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। वैसे ही ये भी कोशिका ही है, भगवान ने इसको उठाया और इसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ था, भगवान ने कहा हमें अभी कोशिका की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं, नहीं तो बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान ने कहा इन सबको हटाओ बाहर और इसकी जगह मुझे बहुत जरूरत है। कहीं क्या करोगे इसका, कहीं जरूरत है, अभी देखो क्या जरूरत है। जरूरत में क्या आएगा, भगवान ने उठाया एक कलर सब्सटेंस बना के रखे थे रात में, और इस कलर सब्सटेंस को उठाया और इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और इसको बनाया किससे, आयरन और प्रोटीन से। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, और हीमो का मतलब आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है, याद रखना हमेशा Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो साइंस वाले हैं समझ रहे होंगे, पायरोल रिंग्स होती हैं, 5 पायरोल रिंग, बहुत पूछा जाता है, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके यहाँ कभी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आपके यहाँ सिर्फ इतना पूछा जाएगा, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के द्वारा होता है, बच्चों वाला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन। समझ गए बात को, हम अंदर भी ले जा सकते हैं बाहर भी, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे किस गहरे में उतरना है, कहाँ गहराई में, जहाँ जहाँ उतरना वहाँ हम उतार भी देंगे। फिर जो बताएंगे वो लिख लेना पत्थर की लकीर, क्योंकि हमको ये नहीं बताना आपको कि ये आएगा कि नहीं आएगा, हम श्योरिटी से बताएंगे। अगर आने की 1% भी गुंजाइश हुई तो हम आपको बता देंगे, और आप उसको कॉपी में लिख लीजिएगा और पत्थर की लकीर मान के लिख लीजिएगा, यदि नौकरी चाहिए तो। समझ रहे हैं, और हमें तो लगता है यहाँ सब लोग नौकरी के लिए बैठे हैं, ठीक, तो इसमें कमजोरी मत दिखाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग बनिएगा। यहाँ पे हीमोग्लोबिन भगवान ने लाल लाल को लाए बोतल में भर के, और सब चीज निकाल के बाहर फेंक दिया, न्यूक्लियस बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर, सब कुछ बाहर, और उठा के इसको भर दिया इसके अंदर, और भरने के बाद ये बन गई लाल लाल कोशिका। अब जब सब कुछ हटा दिया है तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियस होगा? अगर प्रश्न आ जाए कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है तो क्या बताओगे? किसी से पूछ के देख लेना, घंटा भर नहीं बता पाएगा तुमको, शर्त लग लेना, चलो एक एक चॉकलेट की शर्त है, बताओ आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? कहीं ब्लड पढ़े हो, कहीं हाँ पढ़े, बताओ आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? और पता है इसका विरोधी क्वेश्चन आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी से पूछा जाता है, क्या डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? बताओ, अभी समझ में आएगा। पाया, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं, एक बार सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, और कभी खुदा न खास्ता हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो वाले नहीं आते हैं। कौन वाले? कि ब्लड ग्रुप का विभाजन किस वैज्ञानिक ने दिया? बताओ, यहू न बता पाइयो तुम लोग, जो आवत नहीं वहू नहीं बता पा रहे हो हैं? हाँ, कौन स्टीनर? जमीन स्टाइनर, लैंड स्टीनर। कौन स्टीनर? लैंड स्टीनर, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये वो क्वेश्चन है जो अब नहीं आते, बताओ। विलियम हार्वे, ठीक है। ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत कहते हैं? हेमेटोलॉजी, इसी को सेरोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजी ज़्यादातर आपको मिलेगा, इसलिए सेरोलॉजी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं कहोगे सेरोलॉजी कौन सी बला है, ठीक है। जब मेडिसिन पढ़ाई जाती है तब यहाँ वहाँ पे सेरोलॉजी शब्द का ही जिक्र किया जाता है, वहाँ हेमेटोलॉजी नहीं जिक्र करते, ठीक है। जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं इस कॉलेजों में उनको सेरोलॉजी ही बताया जाता है, ठीक। चलिए, खैर इतनी बात हो गई। अब भगवान ने सब भर दिया, पूरा तैयार आरबीसी। तो जो आरबीसी में क्या नहीं पाया जाएगा? न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब दिक्कत, अब समस्या क्वेश्चन नंबर 2 कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन, मतलब जो भी हीमोग्लोबिन डाला जा रहा है, ये सेल तो उन्होंने बना के तैयार कर ली, इसका नाम क्या रखा?
क्या नाम रखा? आरबीसी। अब सवाल दूसरा आता है कि इस आरबीसी का जन्म कहाँ होता है। तो मैंने बताया था जन्म कहाँ होता है, ये हमारी हड्डी है और हड्डी के अंदर क्या होता है, येलो येलो गूदा भरा रहता है, जैसे मौसम्मी का बुरादा, और वो बुरादा हड्डी के अंदर, ये हड्डी देखो, हड्डी लग नहीं रही होगी ना, अब हड्डी लग रही होगी, अब लग रही हड्डी है, हड्डी के अंदर भरा था। जब हम माता जी के कहाँ होते हैं, पेट में नहीं, यूट्रस में होते हैं। कहाँ होते हैं? बेबी कहाँ होता है? पेट में नहीं, जो लोग कह देते हैं पेट में होता है, पेट में नहीं होता है। कहाँ होता है? यूट्रस में होता है, यूट्राइन लाइफ बोलते हैं इसको। जब हम यूट्रस में होते हैं मम्मी के, तब उस समय हमारे इसमें गूदा भरा रहता है, पीला पीला मौसम्मी संतरे का गूदा पूरा ठसाठस भरा रहता है, ठीक। इसी को बोलते हैं मैरो। क्या बोलते हैं? मैरो। और ये किसके अंदर है? बोन के। तो इसमें लगा दो बोन मैरो, समझ गए। और ये पीला पीला होता है। कैसा होता है? पीला, येलो। दो बोन मैरो पढ़ी होंगी, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। जब हम आपको कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे तब आपको स्केलेटन सिस्टम में बताएंगे हड्डी के अंदर बोन मैरो होती है कितने प्रकार की? दो, येलो और, ठीक, पहले येलो होती है, फिर कुछ समय के बाद ऊपर का हिस्सा रेड हो जाता है। ये भगवान की माया है। रेड हो जाने की वजह से इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। तो किताबों में पढ़ा लिखा रहता होगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। और रेड बोन मैरो की बात करें, आज हम पढ़ा तो रहे, समझ रहे हो, लेकिन याद रखना कल हम पूछेंगे, और जो नहीं बता पाएगा वो फिर अपने आप से सवाल करेगा कि आखिर वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, इतना समय भी यहाँ दे रहा है, उसके बाद उसको याद भी नहीं हो रहा है। तो क्या ये सही है? ना हमारे लिए सही है, ना आप लोगों के लिए सही है। समझ रहे हैं बात को? ये मत सोचिए कि आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये सोच के पढ़िए, ठीक। क्योंकि उत्तर नहीं आता तो फिर बड़ा दुख होता है। ये होती है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। कोई दिक्कत इतने किसी को? इसी रेड बोन मैरो में जन्म होता है आरबीसी महोदय। तो प्रश्न आता है आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। क्लियर इतनी बात, ठीक। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, रेड बोन मैरो इतना इंपॉर्टेंट है, यानी आरबीसी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आरबीसी की संख्या कितनी है हमारे शरीर में? तो कल मैंने बताया था, कौन बताएगा मुझे आरबीसी की संख्या? बताओ। हाँ, नहीं, हाथ उठाओ, कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ। चलिए, पढ़े सब लोग, जिनको नहीं मालूम है वो लिख लें। कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब मैंने बताई थी, एक इकाई होती है। अरे यार, वो पटरी देखी थी पहले, 15 सेंटीमीटर की छोटी सी आती थी, उसके बीच में भी ऐसे ऐसे 15 बने, उसके छोटे छोटे बने रहते थे। ये छोटे छोटे जो खाने होते हैं ना, ये ऐसे खाना निकाल लिया हमने छोटा सा, यही है 1 mm लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई पर mm क्यूब। और उसमें मतलब एक इंजेक्शन भुगोया और बाहर निकाले, जो बूंद निकली खून की वही है 1 mm क्यूब। और 1 mm क्यूब के अंदर कितनी आरबीसीज पाई जाती हैं? 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, समझ गए। और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो अगर इसको हम कह सकते हैं 50 लाख से 55 लाख पर mm क्यूब होती है, इतना हमने बताया। समझ में आई बात? ठीक है, जो भी है एक बार रिवीजन इतने में से हो गया आपका, ठीक। उसके बाद और मैंने क्या बताया? आरबीसी का काम क्या होता है? सबको पता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना और CO2 का परिवहन करना, ठीक है। लोग ऑक्सीजन है बोलते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलते। क्या वो जब जाती है ऑक्सीजन देने तो उससे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी तो वापस आती है? लेकिन लोग अक्सर क्या बताते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन का परिवहन करती ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी करती है, लेकिन मोस्टली मात्रा में हमारे लिए जो देखिए बायोलॉजी में जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी, हम उसी का जिक्र करते हैं, बाकी चीज़ों को छिपा देते हैं। ये बायोलॉजी की विडंबना है, समझ गए। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का क्या करती है? परिवहन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रेवल कौन करता है? आरबीसी। इसका दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट। इसकी संख्या कितनी है? 50 लाख या 55 लाख पर mm क्यूब। ये क्वेश्चन आया है, इसलिए बल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। दूसरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आपको एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? बताइए, ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऊर्जा के लिए कौन सी दो चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो आपको जरूरत पड़ेगी C6H12O6 की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। और इन दोनों को कहाँ ले जाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर इसका जालन होगा और ऊर्जा निकलेगी 36 मॉलिक्यूल ATP, ठीक। तो सोचो कि आप जब सो रहे हो, आप जब चल रहे होगे या पढ़ रहे होगे, तब आपको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, या सो रहे होगे तब ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? है? जब चल रहे होगे, जब सो रहे होगे तब तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो फिर हम ये कैसे कह दें, जब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम कैसे कह दें कि हमको उस समय आरबीसी की ज्यादा जरूरत है? तो हम जब सो रहे होते हैं तो उस समय क्या हमारी आरबीसी ज्यादा, जितनी भी 50 लाख आरबीसी के सबका यूज हो रहा होगा? सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सेल मांगेगी नहीं ऑक्सीजन, अभी तो ऊर्जा है ही, जरूरत क्या है?
समझ रहे हो ना बात को। तो जब मांगेगी ही नहीं तो उस समय ये इतनी 55 लाख जो आरबीसी पर mm³ हैं ये कहाँ स्टोर्ड होंगी, तब ये जाती हैं और हमारे पेट के नीचे क्या पाती जाती है, स्प्लीन यानी तिल्ली या प्लीहा जिसको बोलते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाती है। इसीलिए इसका एक नाम होता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, आरबीसी का ब्लड बैंक। कौन सा बैंक, ब्लड बैंक। तो बता देना प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक। उसी के बाद जब ये 120 दिन के बाद इनकी जन्म काल जो आरबीसी का होता है 120 डेज होता है, इतना मैंने बताया था। जब ये जन्म लेने के बाद जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये दुनिया का कड़वा सत्य है। तो मरेंगी भी तो मरती हैं 120 दिन बाद, जब 120 दिन बाद मरती हैं तो ये जाती हैं वापस स्टोर होती हैं प्लीहा में। तो इसी को ब्लड बैंक भी कहते हैं प्लीहा को, आरबीसी का, और इसी को कब्रगाह भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आरबीसी के बारे में भी समझ गया, ठीक। और आरबीसी में संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं, देखिए इसके अंदर तरल पदार्थ तो भर ही दी गया हीमोग्लोबिन की तरह, ठीक ठीक। और कल जब याद करो मैं बचपन में आपको जब आपको कनेक्टिव टिश्यू बढ़ा रहा था तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी। क्या बताया था, मैट्रिक्स बताया था, और आपको क्या बताया था, मैट्रिक्स बराबर फ्लूइड कह लो, या इसी को, या चलो इसको भी छोड़ दो, आगे बताएंगे, ठीक। अभी फिलहाल आप अपनी नॉलेज के लिए इतना याद रखो, इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज़्यादा याद रखो नहीं तो दिक्कत करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसलिए एक संयोजी कोशिका। चलिए अब डब्ल्यूबीसी का नाम डाल लीजिए, डब्ल्यूबीसी आपको जल्दी से ख़त्म कर दें ताकि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आज खत्म हो जाए, फिर ब्लड क्लॉटिंग और आपको जो है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये आपको ब्लड ग्रुप का डाइवर्जन किसने दिया था, जमीन स्टाइनर यानी लैंड स्टीनर ने, और इनके बारे में आपको हम जो है कल की क्लास में बता के ब्लड खत्म करेंगे। और जैसे ब्लड खत्म होगा तुरंत आप बोलोगे सर्कुलेशन सिस्टम, जो भी डाइजेस्टिव जो भी आपको तंत्र पढ़ना हो आप तुरंत आदेश करिएगा, तुरंत चालू हो जाएगा। पाचन तंत्र बोलोगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र बोलोगे श्वसन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र बोलोगे उत्सर्जन तंत्र, जो भी तंत्र आप बोलोगे वो शुरू किया जाएगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो ब्लड पढ़ा है तो सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ लिया जाएगा लगे हाथ, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, है ना। नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर हम माता पिता पढ़ा देंगे, इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया जाएगा, कौन दिक्कत है, ठीक है। ब्रेन के बारे में पढ़ा जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए। चलिए डब्ल्यूबीसी से हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, पढ़ाओगे आप हमें, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। देखो इस तरह से पढ़ने से जानते हो क्या होता है, आगे की चीज़ें हम पढ़ाने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाने लगते हैं। अब देखो कैसे, देखो ऐसे, इसका नाम सुनोगे वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। अच्छा हाँ, कार्पल्स नाम लिया था मैंने आपसे, कार्पल्स क्यों बोलते हैं, सुनो, कोई भी कोशिका में से अगर कोई चीज़ हटाई जाए और कोई चीज़ डाली जाए तो वो कार्पल्स बन जाती है, हमेशा याद रखना। किसी भी कोशिका से अगर कोई अंग या कोई सामान हटाया गया तो उसका नाम हो जाता है कार्पल्स, समझ गए। और वहाँ तो भगवान जी ने पूरा का पूरा हटा ही दिया था और सीधे क्या भर दिया, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या एक पिगमेंट है, क्या है, पिगमेंट। मैंने बताया था कोई भी कलर सब्सटेंस जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, पिगमेंट। और याद करो हमारी स्किन में कौन सा पिगमेंट भरा है भगवान ने, मेलेनिन। धूप पड़ती है रंग काला निकल के बाहर आता है। अफ्रीका में देखो लोग कैसे काले काले हैं, अपने यहाँ कभी ठंडी कभी गर्मी तो इसलिए कभी काले हो जाते हैं फिर गोरे हो जाते हैं, काले गोरे। गर्मी में ज़्यादा जाओ तो करिया जाओगे, ठीक है। इतना हाथ काला और इतना गोरा, इसीलिए देखा होगा जितनी लड़कियां हैं वो सब कवर ओवर पहन के चलती हैं ताकि काली ना होने पाए, है ना। नहीं, यूवी रेज आती है भाई, तो इसीलिए लड़के भी पहनते हैं। अब तो आजकल लड़के भी हमने देखा पहनते हुए, ऐसा नहीं है। अब तो लड़कों को हमने ब्यूटी पार्लर भी जाते हुए देखा है, ठीक। बकायदा खीरा वीरा लगाए रहते हैं, ऐसे ऐसे करा करते हैं, हमको बड़ी हंसी आती है देख के, ठीक है। क्या जरूरत है यार, तुमको जैसा भगवान ने बना के भेजा अच्छा बना के भेजा है। सोचो अगर सोचो कादर खान ने सोचा होता कि हम सबसे हमको भी ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए तो कभी वो आज इतने बड़े स्टार बन पाते। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया यूनिक बनाया, हमेशा ये सोचिए, समझिए। कभी किसी को फॉलो मत करिए, जो आपका नेचुरल है उसे बाहर निकालिए, देखिए फिर आप स्टार बन जाएंगे और स्टार आपके पीछे दौड़ेंगे, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, ठीक। चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सीधा क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, फलानी सेल, दिमागी सेल, ठीक। अब सुनो, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है लिख लो, इसको बोलते हैं ल्यूको। देखो बायोलॉजी कहता है व्हाइट, बायोलॉजी के लिए व्हाइट का कोई मतलब नहीं होता। व्हाइट को वो एक नाम से प्रेजेंट करता है, कलरलेस। व्हाइट को क्या बोलता है, कलरलेस, वो कलर मानता ही नहीं व्हाइट को, तो इसने व्हाइट की जगह ल्यूको का नाम दिया। ल्यूको प्लस बाकी क्या है, कोशिका है, तो ल्यूकोसाइट्स, इसका पूरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। पूछेगा डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। कौन सी साइट्स, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट में कोई कलर है नहीं, तो बताए डब्ल्यूबीसी कैसा होगा, कलरलेस होगा। कैसा होगा, रंगहीन। पूछता है कि कौन सी कोशिका रंगहीन है, तो डब्ल्यूबीसी। चलो अच्छा मुझे बताओ, जब भगवान जी को इसमें क्या कोई कलर सब्सटेंस डाला उन्होंने, जब इसमें कलर है नहीं तो कोई कलर डालने की जरूरत है नहीं, तो उन्होंने जब कलर डाला नहीं तो क्या न्यूक्लियस हटाया होगा,
बताओ भाई, क्या इसमें से न्यूक्लियस हटाया होगा? इस सेल से इन्होंने न्यूक्लियस हटाया होगा? नहीं हटाया। जब कुछ डालेंगे नहीं तो कुछ निकालेंगे काहे? जब कुछ दिया नहीं तो लिया काहे? तो न्यूक्लियस भी इसमें क्या होता है? केंद्रक भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये लिखते जाओ एक लाइन, यही क्वेश्चन आता है पेपर में। केंद्रक भी उपस्थित होता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। क्या पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में? केंद्रक पाया जाता है। दूसरी चीज, इसका जन्म कहाँ होता है? इसका जन्म कहाँ होता है, यही पूछेगा डब्ल्यूबीसी का। हद है भैया। कल बच्चों की तरह बता रहे थे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब कहाँ पैदा होती हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो में। अब हम तुमसे कह दें कि बताओ भैया कि प्लेटलेट्स का जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो। क्या दिक्कत है? याद रखना तीनों चीजों डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कहीं किनारे डब्बे में लिख लो, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये जो कुछ भी मटेरियल है सब पैदा होता है कहाँ? बोन मैरो में, अंदर होता है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, जितनी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की उतने ज्यादा हीमोग्लोबिन बाहर आते हैं, उतने ज्यादा हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी ले जाते हैं। समझ गए बात को? तो जहाँ, अच्छा बताओ, कोई आदमी मान लो लड़ाई कर रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा भैया। ज्यादा एनर्जी, मांसपेशियां करेंगी ऊर्जा लो ऊर्जा लो। मांसपेशियां किसको बोल रही होंगी? ब्रेन को बोल रही होंगी कि साहब जो है ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। साहब क्या कह रहे होंगे? बोन मैरो को जल्दी जल्दी ऊर्जा बना, जल्दी जल्दी ऊर्जा बना। जल्दी जल्दी ऊर्जा बन रही है। ऊर्जा का बनेगी? आरबीसी बनेगी, तभी तो ऑक्सीजन को ढो के ले जाएगी। जितनी जल्दी ऑक्सीजन को ले जाएगी उतनी जल्दी ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी तो ऊर्जा बनेगी हमारी ब्लड सेल में। और जितनी ऊर्जा बनेगी उतने हम ताकत, वो तुरंत ऊर्जा कहाँ जाएगी? मांसपेशियों में, और हम जीत जाएंगे। समझ गए बात को? चलिए, ये एक फिलॉसफी है बायोलॉजी की, ब्लड की कम से कम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इनका जन्म कहाँ होता है? लिख लो, बोन मैरो। बोन मैरो में ही जन्म होता है इनका। ठीक, चलिए, ये भी मरती कहाँ है जाके? पहले बताओ, ये मरती कितने दिन बाद है? पहले ये बताओ, ये होती कितनी है? कितनी होती है बताओ भाई? लिख लो, 6000 to 8000 की संख्या होती है पर mm³ मैंने mm³ बता रखा है, पर mm³ इनकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, चलिए, इनका जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक, अच्छा सुनो, तुमसे पूछे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का काम तुमसे पूछा, तुमने बता दिया ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। अगर पूछे डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है तो क्या बोलोगे? डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है तो क्या बताइएगा? हैं? सुरक्षा प्रदान करना। बहुत बढ़िया उत्तर आया। क्या उत्तर आया? सुरक्षा। लिख लो, सुरक्षा, या इसी को लिख लो, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। यानी कुल मिलाकर ये सोल्जर है हमारी बॉडी की, है कि नहीं है? डब्ल्यूबीसी क्या है? सोल्जर है। अब सोचो, सोल्जर की लाइफ ज्यादा होती है कि आम आदमी की लाइफ ज्यादा होती है? बताओ, किसकी लाइफ ज्यादा होगी? आम आदमी की। सोल्जर कभी भी मर सकता है, तो इसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं होती। कितने दिन की जिंदगी होती है? कितने दिन की? बहुत ज्यादा नहीं जी सकता। ठीक है, समझ गए? 3 से 4 भी हो सकती है, 10 से 12 भी चल सकता है, डिपेंड करता है कैसी स्टेबिलिटी में। तो लिख लो, कितने दिन की होती है इसकी जिंदगी? लिख लो, कितना लिखोगे? 10 से 12 डेज की इसकी लगभग लाइफ साइकिल होती है, जिंदा रह सकता है। कंडीशन पे डेवलप करता है, जैसी जैसी कंडीशंस होती हैं, एक अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 दिन तक माना जाता है। समझ गए इतनी बात? ठीक, जैसे हमने आपको बताया 55% प्लाज्मा होता है, किताबों में खुला लिखा हुआ 65% होता है ना? कहीं कहीं 60% लिखा है, अपना अपना है। तो हम आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहे हैं। ठीक है, हम इधर अगर किताबों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी, साइंस में क्या है ना, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। साइंस इतिहास की तरह नहीं है, भूगोल की तरह नहीं कि संभावित इतने से इतने तक। यहाँ पर एकदम फैक्ट है, वो अगर नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे प्लेटलेट्स आगे पढ़ेंगे तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? अरे प्लेटलेट तो सबको ही जानते हो यार, ब्लड रिपोर्ट देखते होगे तो कहते होगे कि डेंगू जब चलता है तो सबको, बच्चे बच्चे को मालूम रहता है। क्या कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, चलिए, कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बताओ। ये प्रश्न है हमारा, बताओ भाई, छोड़ दें अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। कल हम सुनेंगे एक एक आदमी से, जो नहीं बताएगा फिर वो हमारी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, फिर हमारी नज़र में आ जाएगा। इतना हम समझ जाएंगे इसको पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेशन नहीं है, संबंध ही नहीं है इसका। दोबारा हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करेंगे कि भैया तुम हमें बताओ, ठीक है, और ना हम समझाएंगे दोबारा। ठीक, क्योंकि पता तो हमें चली जाएगा कौन कौन एग्रेसिव है, कौन कौन बिना एग्रेसिव के पढ़ने आता है।
ठीक, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, 10 नंबर का आएगा। वहाँ नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही लोगों के ऊपर फर्क पड़ सकता है कि जब बता रहे थे बच्चों की तरह तब कोई पढ़ना नहीं चाह रहा था। ठीक, और अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है, और नहीं जिनको आती है उनका तो नुकसान हो जाएगा ना, जिनको नहीं आती है जिनके लिए उपयोगी है। इसलिए पढ़ लीजिए ध्यान से, जो भी ज्ञान मिले उसको ध्यान से पढ़िए। मैंने 1000 बार बोला क्लास में, कभी भी विद्या का अपमान मत करिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मन नहीं है उठ के चले जाइएगा, आराम से घूम टहल के आइएगा, लेकिन क्लास में बैठ के उसकी बेइज्जती मत करिएगा। समझ रहे हैं बात को? और हमेशा पेन और कॉपी लेके बढ़िया इज्जत के साथ, कभी भी अन्य का अपमान नहीं किया जाता है। समझे? भूख नहीं है तो पहले मना कर दीजिए, ये नहीं कि लेके बैठे हैं बाद में फेंक रहे हैं इधर उधर। समझ रहे हैं बात को? इसलिए प्लीज जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए। यही है, यही आपका इंतजार वो है, क्या बोलते हैं, कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेता है, यही परीक्षा लेता है कि तुम क्या इन कंडीशंस में सक्सेस हो। अगर हो सक्सेस तो तुम सर्वाइव करो। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया? डार्विन महोदय ने दिया। जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। चलो कल पूछेंगे, देखते हैं कौन कौन शक्तिशाली है। अगला क्वेश्चन बनता है, तो जब ये सैनिक हैं तो कभी भी मर सकते हैं, इनके लाइफ साइकिल बहुत कम है, हमने भी देख ही लिया, 10 से 12 दिन है, ज़्यादा दिन जी नहीं सकते। तो बताओ, अगर ये जी नहीं सकते ज़्यादा दिन, तो ये ज़्यादा दिन तक हमारे लिए लड़ भी नहीं सकते। लड़ने का काम इन्हीं का है, और लड़ने का जब काम इन्हीं का है तो फिर इनसे क्वेश्चन बनता है कि WBC जब इतने महत्वपूर्ण काम करती है हमारे शरीर। अभी पता है कोरोना वायरस जब फैला हुआ था तो WBC का ही सारा खेल था, सारा खेल WBC का था। समझ रहे हैं? क्योंकि WBC हमारी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। नाम तो एंटीबॉडी तो आजकल फेमस है, कोई जाने ना जाने एंटीजन टेस्ट जानता है और एंटीबॉडी जानता है। कोरोना वायरस ने एंटीबॉडी और एंटीजन तो बिल्कुल दिमाग में घुसड़वा दिया लोगों को। ठीक, अब समझ में आएगा एंटीबॉडी क्या होता है। देखो, दो चीज़ें हमेशा याद रखना, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। इनका नाम आज समझ लो, आगे काम पर जरूरत पड़ेगी जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे आपको। क्योंकि जो एंटीजन जिसमें होता है डोनर में, हमेशा जब ब्लड चेक किया जाता है कौन किस, हम लोग तो रट लेते हैं, ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही, सब ले सकता है, सबसे ले सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो हम आपको लॉजिक बता देंगे कि कौन, हम आपसे कहेंगे बताओ ए ओ को दे सकता है, हम आपको लैंड स्टीनर के जो 2 नियम थे उनसे बताएंगे कि जो देता है उसे डोनर बोलते हैं, जो लेता है उसको रेसिपिटर बोलते हैं। जो देता है उसका क्या चेक किया जाता है? एंटीजन चेक किया जाता है, और जो लेता है उसका एंटीबॉडी चेक किया। और हम प्रूफ करके दिखाएंगे, तब आप कहोगे हाँ ए इसको नहीं दे सकता, ये उसको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता ये भी समझ में आ जाएगा, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कारण क्या है कि कभी मान लो कहीं फंस जाना, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो कम से कम इतने तो आप बुद्धिजीवी हो। हम लोगों की जो एजुकेशन है ना वो समझाने वाली नहीं है, रटाने वाली है, इसलिए हम लोग सक्सेस नहीं हैं। समझ गए? कभी हॉलीवुड की पिक्चरें देखो आप लोग, हॉलीवुड की पिक्चरों में बच्चे भी ना ऐसी बात बोल जाते हैं जो हम लोग 5 मिनट तक सोचते हैं यार इतना दिमाग कैसे लगा ले गया। कुछ नहीं होता, केवल एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल होता है हमारे ब्लड में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम मिटा देते हैं, फिर आपको WBC का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि WBC खत्म हो जाए आज ही। ठीक है, WBC के बारे में क्या बताएं आपको? कोई जानता है कि WBC के बारे में, कि बस खाली पहली बार सुन रहा हुआ WBC? चलो, WBC भी कुछ प्रकार की होती है, लिख लो भैया। WBC कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार। अच्छा सुनो, जब हमने WBC को भाई उठाया, WBC को जब साइंटिस्टों ने उठाया और ले गए इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, जब देखे तो उनको कुछ अजीब लगी WBC में अजीब ये लगी, कुछ WBC ऐसी सेल्स थी जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ा रही थी, यानी लड़ रही थी जर्म सेल से या बाहर की पैथोजन सेल से। पैथोजन समझते हो? पैथो का मतलब होता है विज्ञान में डिजीज, और लॉजी का मतलब वो अध्ययन। तो बताते नहीं कहाँ जा रहे हो? पैथोलॉजी जा रहे हैं। पैथोलॉजी मतलब बीमारी का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पैथ जो होते हैं जो हमारे अंदर कूदते हैं, जो हमें, अब सुनो, ये पैथोलॉजी ये आते कहाँ से हैं? अभी कोरोना में क्या लगावत रहो? मास्क, फेस शील्ड लगावत रहो, ग्लव्सो पहनत रहो, यानी किसी भी छेद से ये पैथोजेंस अंदर घुसने ना पाए। अगर घुस गए तो अपना काम, तुम्हारे अंदर घुसेंगे, तुम्हारा ग्लूकोज खाएंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और साथ में तुम्हारा WBC मारेंगे और तुमको बिल्कुल अधमरा बना देंगे। समझ रहे हो? और तुम लड़ते रहोगे, फाइट करते रहोगे। ब्रेन बार बार बोलेगा हमारे सैनिक मर रहे हैं, स्ट्रांग है पैथोजन, और बनाओ बोन मैरो से WBC। फटाफट बोन मैरो बना रही है। RBC तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, लेके आओ जल्दी जल्दी, ऊर्जा बनाओ। चल रहा है अंदर अंदर प्रोसेस, हो क्या रहा है?
तब भी मान लो नहीं हरा पाए हम किसको, कोरोना वायरस को, पैथोजन है मान लो, फिर भी शरीर लड़ रहा है, नहीं बना पाए, फिर ये संघर्ष चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम लोग कहेंगे वैक्सीन लाओ, दुर्भाग्य से वैक्सीन भी नहीं थी हमारे पास, दवाई लाओ, कोई दवाई भी नहीं है, का पियोगे, काढ़ा पियो, का पियत रहो, काढ़ा पियत रहो, चाय पियत रहो, गर्म चीज पियत रहो, है ना, दुनिया दुनिया के देसी नुस्खे, है ना, कोनो कहे पालक पियो, कोनो कहे बकरी का दूध पियो, दुनिया दुनिया की नौटंकी, है ना। तो अब हम लोगों ने जब दवाई भी नहीं, तो फिर हम लोग ऐसी कंडीशन में बाहर से भेजते हैं सैनिकों को दवाई के फॉर्म में, दवाई हुआ, वैक्सीन हुआ, जो भेजा जा रहा है आज की डेट में। अब कह दो कि साहब अगर मान लो वैक्सीन और दवाई के बाद भी नहीं मान लो हम जीत पाएँ, तो फिर शमशान घाट कब्रिस्तान की तैयारी करो जाने की, फिर क्या दिक्कत है। आओ काबू के बाद कुछ बचा है का, दवाई के बाद कुछ बचत है, फिर कुछ नहीं बचत, फिर सीधे कब्रिस्तान बचत है। कहाँ चलना पड़ता है, कब्रिस्तान। या तो कह दो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो WBC तुमको जिताएगी या तो तुमको पार पहुंचा देगी। अब सुनो WBC का जो मेन फंक्शन होता है, तो जब हमने चेक किया तो देखा कि कुछ जो हमारी सेल्स जो लड़ रही थी रोगों के प्रति, उनमें कुछ रेत पाई जा रही थी, रेत जैसे सिम्टम्स पाए जा रहे थे, रेत लगी हुई थी। अब कुछ देखा उनमें रेतें नहीं थी, तो रेत को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। तो WBC मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लिख लो, ग्रेन्यूलोसाइट्स, साइट्स का मतलब कोशिका, और दूसरी होती है जिसमें रेत नहीं चिपकी थी, बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, उसको बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। देखो बायोलॉजी में जब किसी चीज को हटाना होता है तो हिंदी की तरह से बहुत आसान है, इसमें आ लगा दिया जाता है, ए ग्रेन्यूलोसाइट। मतलब हट गई, क्या हट गई, रेत हट गई। कौन सी चीज हट गई, ये बताओ, समझ में आ रहा भैया, सही बताना, दिल से बताना। हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है विज्ञान कि नहीं आ रही समझ में, कि और दूसरे तरीके से पढ़ाएं, आ रहा है ना, एक बार आ जाए बस, और क्या चाहिए, जीवन पर्यंत याद रहेगा। ठीक है, दो प्रकार की WBC दिखी। अब दो प्रकार की WBC, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है WBC, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ना पढ़ाता आपको। WBC जो हमारी, जिसमें हमारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो जिसमें दाने पाए जाते हैं, ऐसे दाने बना लेना तो समझ में आ जाएगा। ग्रेन्यूल जिसमें रेत के कण जैसे पाए जाते हैं रोग प्रतिरोधक सेल में, WBC में। और ये WBC किसके अंदर पाई जाती है, अरे ब्लड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। कहाँ बनती है, बोन मैरो में। प्रश्न की नजाकत को समझिए, विज्ञान में समझ गए ना, नजाकत से प्रश्न आते हैं, हर जगह हर एक उत्तर नहीं होता है, इसलिए पहले जैसे हम क्वेश्चन पूछे तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाए रहो। चलिए आगे बढ़े। ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट तीन प्रकार की होती हैं, एक का नाम होता है, लिख लो, बेसोफिल्स, और एक का नाम होता है, कौन, क्या नाम होता है, इयोसिनोफिल्स। ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, याद रखना, ठीक है, पूछ लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेन्युलोसाइट WBC का उदाहरण नहीं है, ये तीन दिखाएगा और एक इसमें से उठा के दे देगा, पकड़ लेना। ठीक, इनका भी कुछ खेल मनोविज्ञान के जैसा है, कुछ अलग थोड़ी ना आता है तो सब वही जानकारी होनी चाहिए खाली। ठीक, इजोफिल्स, इनके फंक्शन जान लेना कि कैसे लड़ते हैं हमारे शरीर में, बैक्टीरिया, विषाणु से, कोरोना वायरस से कैसे लड़ रही थी ये सेल्स हमारी। जिनकी लड़ गई वो आज जीवित हैं, जिनकी नहीं लड़ पाई वो आज स्वर्ग पहुंच गए। समझ रहे हैं। अब सुनो, जब हमारा शरीर लड़ाई करता है ना किसी बैक्टीरिया से, तो बुखार आ जाता है। क्या आ जाता है, बुखार। हमारी बॉडी को ये लगता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मर जाएंगे, हमारा पूरा शरीर लड़ता है, पता है आपको, बीमारी से। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि दवाई, ऑपरेशन, डॉक्टर की ज़रूरतें नहीं है। इतना सिस्टम उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर फिट कर रखा है कि हमारा शरीर, खुद सोचो, हमारा शरीर तक लड़ने पर आ जाता है। ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि जब हमारी सेल्स हारने लगती है तो हमारा ब्रेन, हमारा शरीर है वो अपना हीट टेम्परेचर बढ़ा लेता है, जिसको हम लोग बुखार कहते हैं। जब कोई वायरस आपके अंदर घुसता है, जुकाम होता है, बुखार आता है, कहीं जुकाम की वजह से बुखार आ गया, हमारी बॉडी पहले रिस्पॉन्ड करती है किसी भी एंटीजन के लिए। जैसे ही कोई, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम है कि भगवान ने जब इसको बनाया था तो हमारी बॉडी जो है हमारे शरीर के जन्म के समय जो हमारे पास था हमारे शरीर के अंदर, उसको बहुत अच्छे से पहचानती है। कोई भी अतिरिक्त चीज़ अगर अंदर गई तो बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करना। इसीलिए किसी का हार्ट जल्दी, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। मोस्टली केस में एक्सेप्ट नहीं करती, समझ रहे। ट्रांसप्लांट करना आसान अलग बात है, लेकिन वो बॉडी वो ऑर्गन ही नहीं लेगा, उसको वो मित्रता ही नहीं है, पहचानेगा ही नहीं। तो हमारी बॉडी तुरंत लड़ जाती है कोई भी चीज़ आ जाए। तो जिनका शक्तिशाली होता है, बहुत लोगों के हल्का सा बुखार ही आता है, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, WBC का सीधा कनेक्शन इम्यूनिटी से होता है।
किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, हल्का सा बुखार है, शाम तक बिल्कुल फिट हो गए, और किसी का आ गया तो 10-15 दिन तक नाक बह रही है यहाँ से। बहुत लोग तो सर्दी जुकाम बुखार बिल्कुल, और उसके बाद एक वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बम बन जाते हैं, सबको वितरित कर दे, जहाँ बैठे बगल में छिकिन वहू पीड़ित होगा, थोड़ी देर वहू छींक रहा है बचर बचर, वो घर गो सबका दे दी। घर में 3 लोगों को हुआ, 2 को हुआ नहीं, जिनके नहीं हुआ वो मजबूत थे, जिनके हो गया, समझ गए। ऐसा नहीं कोरोना वायरस सबको हुआ है, बस कुछ स्ट्रांग थे जो बच ले गए, समझ गए। चलिए तीसरा जो हमारी जो ग्रेनुलोसाइट्स इस प्रकार की होती है उसका नाम होता है बेसोफिल्स, इज़ोफिल्स, और इसको नाम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, PHILS, न्यूट्रोफिल्स। ठीक, तीनों के काम समझा देंगे, बस काम खत्म हो गया। ये 3 प्रकार याद रखना, ठीक। WBC के जो अग्रेन्युलोसाइट, यानी एक कोशिका ऐसी थी जिसके ऊपर कोई रेत नहीं थी, बिल्कुल सिंपलेस्ट थी, लेकिन ये भी रोगों से लड़ रही थी। इसमें 2 प्रकार की होती हैं, इन 2 में से कम से कम को ब्लड की रिपोर्ट जाए तो कम से कम इतने तो वो ना रहो पढ़े लिखे, कम से कम लगे कि डॉक्टर साहब, सर डॉक्टर साहब मेरा ल्यूकोसाइट बहुत गिर रहा है। डॉक्टर कुछ करता थोड़ी ना है, इनमें से जो चीज़ कम पड़ रही होती है वो जानता है, उसको पता है कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, तुरंत वो जांच लिख देता है। जैसे देखो ये 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, कल मैंने बताया था, मोनोसाइट, देखे होंगे ब्लड रिपोर्ट में इसका जिक्र होता है, मोनोसाइट, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। नाम देखे होंगे, इनके नाम सुने होंगे, लिम्फोसाइट, ब्लड रिपोर्ट का भी देखो लिखा रहता है बगल, लिम्फोसाइट जितनी, मोनोसाइट जितनी। तो डॉक्टर कुछ नहीं कहते, जैसे मान लो तुम्हारा रिपोर्ट चेक करें, तुम्हारा बुखार नहीं उतर रहा 5 दिन में, पहले तो जाइए हो डॉक्टर साहब बुखार है, तो डॉक्टर समझिए कि कुछ घुस गवा है, ठीक। और जब कुछ घुस गया है तो डॉक्टर साहब सीधे कहेंगे कि घुस गया, तो सीधे डॉक्टर साहब कुछ नहीं करेंगे, एक पैरासीटामॉल देंगे, एक एंटीबायोटिक देंगे, 3 दिन कहेंगे बेटा खाओ, सुबह दोपहर शाम, और दवाई भी वही देंगे जिसकी वजह से AC लगा हुआ है। ऐसी दवाई देंगे जो केवल उसी जगह मिलेगी, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। वो तो कहो पैरासीटामॉल ऐसी गोली है जो सब जगह मिल जाती है, आदमी जो नहीं दिखा सकता 500 रुपये फीस देके वो सीधे ले लेता है। पैरासीटामॉल खाओ, एक जगह 3 दिन खाओ, 3 दिन में अगर तुम्हारा शरीर खुद ही लड़ रहा है, डॉक्टर को खुद पता है कि इसका शरीर खुद ही लड़ लेगा, बस इसका बुखार ज़्यादा तेज ना, बुखार में इसको कष्ट होगा तो बुखार के लिए इसको पैरासीटामॉल दे दो, ताकि बॉडी हीट करेगी जरूर, और जब बॉडी अपना इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखाएगी एंटीजन के खिलाफ तो दिक्कत पैदा होगी। तो बेचारे को बुखार ना है तो दे 3 दिन खाओ, 3 दिन अगर तुम्हारे बुखार नहीं उतरा, 4 दिन डॉक्टर साहब नहीं उतर रहा है, मुंह उतर गया, झुरा गए, तो डॉक्टर साहब कहेंगे बेटा ऐसा है, जाओ पैथोलॉजी जाओ, सीधे अपने डिजीज का अध्ययन करके आओ पहले, तुरंत पैथोलॉजी जाओ, पैथोलॉजी में तुरंत खून की जांच हुई, जहाँ खून गया तो निकल के आओ लिम्फोसाइट कम है। अब डॉक्टर वह जानता है कि लिम्फोसाइट कम होने से कौन सी दिक्कत होती है, डॉक्टर तुरंत निकालेगा। कौन, किसने कहा था कि हम 4 व्हीलर देंगे अगर मेरा डब्बा बिकेगा दवाई का, तो उसी कंपनी की दवाई निकालेगा लिम्फोसाइट वाली, फटाक से, ये 450 रुपये की। अरे वाह, डॉक्टर साहब ने 450 की दवाई, अंदर के कैप्सूल कहें डॉक्टर साहब के यहाँ लग गई गाड़ी। एक ने कहा ये लगाओ, कहीं एक टानिक वाला हमारा आ गया, टानिक वाले ने कहा डॉक्टर साहब मेरी टानिक निकालो जरा, सीधे AC लगेगा। कहीं अच्छा, कहीं जा रहे हो तो जाते थे ले टानिक भी लेते जाओ एक ठो, जाते जाते याद करो हम लोग गिफ्ट के तौर पे भूख लगने वाली टानिक भी दी जाती है गिफ्ट के तौर पे, और उसकी कीमत कम से कम 200 से 250 रुपया होती है, उससे AC लगना है डॉक्टर। और डॉक्टर साहब अगर खूंखार हुए तो 3-4 दवाई और भी थमा देंगे तुम्हें, जिससे घर में कुछ और भी लगने वाला होगा। यही चल रहा है मार्केट। और अगर डॉक्टर साहब ऑफर आते हैं, मेरे यहाँ देंगे, आप भेजेंगे कैंडिडेट को तो आपको ये मिलेगा, ये भेजेंगे तो, ये सब बहुत गंदा लगता है। एक गरीब आदमी सोचो इलाज कराने आया है, उसके पास पैसा नहीं है, उसका तुम फर्जी के जाँच लिख देते हो, गलत चीज़ है ना। लेकिन कहाँ मत फ़र्क पड़ता है भाई, जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा, समझ गए, सब डार्विन सिद्ध हो जाते हैं। चलिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो अब जरा काम समझ लो, अंदर की चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसोफिल्स का काम तब होता है, सुनो, एक शब्द पढ़े होगे ब्लड में कि रक्त को गाढ़ा करने में किसका रोल रहता है, प्लेटलेट्स का, दुनिया जानती है। रक्त को पतला करने में किसका रोल रहता है, हेपेरिन। रक्त को एंटीकोगुलेंट का काम करता है, रक्त को पानी करने का काम कौन करता है, हिपेरिन। तो हिपेरिन को कौन बनाता है, बेसोफिल्स। लिख लो हिपेरिन, ये बहुत पूछा जाता है। रक्त को पतला करने का काम कौन करता है, हिपेरिन करता है। कौन करता है, हिपेरिन। और हिपेरिन जो होता है वो ब्लड को आपको पतला करने का काम करता है, और ये कौन बनाती हैं, हमारी WBC बनाती है, कौन सी, बेसोफिल्स। सुनो, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज़ से, कोरोना का इन्फेक्शन हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, ETC कुछ भी हो, तो समझ लेना कौन सी रिएक्ट करती हैं सेल्स आके बाहर, ईजो, समझ गए, ये बाहर निकलती हैं और ये चेक करने जाती हैं, लड़ाई करती हैं और आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक, चलिए उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, ये सब बैरिकेटर्स हैं। जैसे ये आप समझ लो, पहले हल्की फुल्की
लोकल पुलिस की टीम गई, आतंकवादी मान लो आ गए, पैथोजन को आतंकवादी समझ लो, कोई भी कोरोना वायरस को आतंकवादी समझ लो, तो पहले सिंपल लोग जाएंगे मोहल्ले वाले, फिर पुलिस जाएगी, फिर पुलिस के भी बस से जब बाहर नहीं होगा तो थोड़ी और स्ट्रांग टीम भेजेगी, तब भी नहीं बाहर, तब फिर बुलाए जाएंगे 2 कमांडो, फिर आएगी सीधे पारा फोर्स, हवाई जहाज से उतरेगी। ये देखो मोनोसाइट्स आ गए, वायुसेना को बुलाया जाएगा, इसको बोलते हैं वायुसेना। ये फेंकती है एंटीबॉडी, बम फेंकती है ऊपर से। तो पूछे एंटीबॉडी कौन रिलीज करती है? WBC, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट से एंटीबॉडी निकलती है, समझ गए? और एंटीबॉडी वो होती है जो किसी रोग से लड़ने का काम करती है। जरा ध्यान सुनना भाई साहब, एंटीबॉडी ध्यान दो। आप ठीक ठाक आदमी थे, एक आप कमज़ोर आदमी था, कोरोना वायरस हो गया मान लो, तुमको भी हुआ उसको भी, वो कमज़ोर है, उसके पास मोनोसाइट्स भी है, ये भी है, लेकिन उसका वीकनेस है, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई कोरोना वायरस की, एंटीबॉडी मोनोसाइट्स बना नहीं पाया जल्दी जल्दी। अब एंटीबॉडी पता लगे 1000 आ गए, ये बचे 200, तो 800 लोग इस पर भारी हैं कि नहीं भारी हैं? इसको दबा देंगे। अगला स्ट्रांग था, उसके पास ऑलरेडी 1000 रिजर्व में रखी हुई थी, इधर से आए 3 तो कोरोना वायरस, निपटा दी। तो ऐसे लोगों के लिए जो कमजोर हैं उनके लिए कोरोना वायरस बनाया गया, नकली कोविड फॉर्म, और वो नकली है, उसको डाल दिया गया। जैसे ही बना तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो पहले 200 बना रही थी कमजोर वाले की, अब वो बनाने लगी उसको देख के 800, अब एडवांस में बना लिया गया। ये अटैक नहीं करेगी, है वही चीज़ है, ये भी कोरोना वायरस, वैक्सीन भी कोरोना वायरस, लेकिन इसके विरुद्ध में 800 बना लेगी। अब जब ओरिजिनल वाला आएगा तो इनके पास भी 1000 हो गई, ये बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। समझ में आई बात? अब समझ में आया? सारा खेल किसका है? मोनोसाइट्स का, समझ गए? और ये होती है थल सेना, ये डायरेक्ट जाती है, भिड़ जाती है डायरेक्ट। इनको वही समझो, वो जो पारा वाले नहीं होते सीधे लेके घुसते चले जाते हैं अंदर तक, स्पेशल टास्क फोर्स, ये वही है। ये अंतिम में आती है लिम्फोसाइट, इसका लिम्फोसाइट गिर जाता है बहुत हमेशा देखें, कभी भी आईसीयू में या कोई कम बहुत उसके लिए दिक्कत कर जाता है। लिम्फोसाइट नहीं गिरना चाहिए, ये गिरा तो समझ लो दिक्कत है, क्योंकि ये डायरेक्ट जाके लड़ती है ना। ये सब तो रोकने का काम करती हैं, बैरियर्स लगाती हैं, अड़ंगा छोटे मोटे चुटुल पुटुल, लेकिन ये पूरी तरीके से ब्लॉकेज लगाती है, ये करने गिरनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, और ये आपका इसका काम करती है। ठीक है, तो WBC ऑल अबाउट समझ में आ गई। WBC कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। प्लेटलेट्स बचा है, ब्लड क्लॉटिंग बचा है, और आपका ब्लड डिवीज़न बचा है, इनको पढ़ना है। उसके बाद ब्लड खत्म हो जाएगा, फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा, कोई सा भी जो भी बोलोगे आप। ठीक, चलिए प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? अच्छा सुनो, अगर मान लो RBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? पॉलीथीमिया। कौन सी थीमिया? पॉलीथीमिया। कौन सी थीमिया? और बहुत RBC बहुत कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। कौन सी एनीमिया? एनीमिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, प्लेटलेट्स ये पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है, इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अब मत बताना कहाँ होता है, कोई नहीं बोला ना, मूड खराब हो जाता है। पूछो कहाँ हुआ था, आदमी से देखा कहाँ हुआ था, इतने दिन से हम क्या कर रहे थे। नहीं, ये उनके साथ जो रटते हैं, जो लोग जो समझते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है। रटन तो विद्या इसलिए खतरनाक होती है। उनको ये भी वहाँ पे भी लिखाओ बोन मैरो, वहाँ भी लिखाओ बोन मैरो, वहाँ भी लिखाओ बोन मैरो, ये चीज़ गलत है।